तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था हमने, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्या कहता है इसमें, फिगर 14.26 ये रही, शो द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K clamped rigidly at one end and a mass M is attached to its free end। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसको बांध रखा है एक तरफ दीवार से और एक तरफ इस मास M से, ठीक है। ऐसा ही बी में कर रखा है, लेकिन इस बार दीवार की जगह दोनों तरफ मास है, ठीक। अब देखते हैं क्या कहता है वो। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन टू केसेस। पहले केस की अगर हम बात करें, आंसर देखते हैं। बात किसकी करी है उसने, मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब यहां पर हम मैक्सिमम एक्सटेंशन को x से रिप्रेजेंट कर देते एक बार, ठीक है। एक तो हमने मैक्सिमम एक्सटेंशन बता दिया। अब फॉर्मूला आता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला आता है आपका kx। यहां एक्सटेंड कर रहे हो आप, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए मैंने वो नेगेटिव साइन वाली चीज अभी रहने दी। तो एक्सटेंशन आई आपकी F बाय K। केस ए में। केस बी में देखते हैं। इस केस में फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रही है। अब देखो दोनों मासेस को मैं खींच रहा हूं, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी उसका फॉर्मूला तो यही रहेगा, F इज इक्वल्स टू KX, क्योंकि स्प्रिंग तो आपका यही है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन फिर से क्या है आपकी F बाय K। अब मैं यहां पर दोनों तरफ से फोर्स खींचूं या एक तरफ से खींचूं, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन। इफ द मास इन फिगर A एंड द टू masses in figure 2 are released। अच्छा, अगर मैं इसको खींच के छोड़ दूं, ठीक है, छोड़ दिया। What is the period of oscillation in each case। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। अब टाइम पीरियड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट M बाय K। इसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस है ये रहा आपका स्प्रिंग, ये रहा वो मास, इसको आपने रिलीज किया, तो टाइम पीरियड क्या आया, M बाय K, खत्म। ये हुआ ए केस में। लेकिन बी केस की बात करें अगर हम, तो बी केस में दो मासेस हैं। अगर मैं इनको रिलीज करूं, इसका मास M, इसका मास M, यहां स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K। अब बात पे ध्यान दो, इस स्प्रिंग का पूरा कांस्टेंट K है, लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये स्प्रिंग कैसे जाएगा, देखो ये खींचा और छोड़ा, तो सिर्फ इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम में अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। तो यहां पर इतने और इतने हिस्से पर एक्सटेंशन आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया काम करते हैं, इस स्प्रिंग की लेंथ लेते हैं। इसके यहां पर एक मास M है, यहां पर एक मास M है, टोटल लेंथ L है। तो इतनी लेंथ हो गई L/2 और इतनी लेंथ हो गई L/2, ठीक। अब इतनी लेंथ के लिए और इतनी लेंथ के लिए K का क्या फॉर्मूला बनेगा। अभी बताया था आपको फोर्स का फॉर्मूला है K बाय X। अब X की जगह मैं लेंथ ले लूं तो एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, KL। तो यहां से K का फॉर्मूला क्या बनेगा, F बाय लेंथ। एक बात। दूसरी बात, अब अगर मैं लेंथ हाफ करता हूं, अगर लेंथ हाफ होती है तो K पे क्या फर्क पड़ेगा, K डबल हो जाएगा। तो यहां होना चाहिए, यहां आएगा 2K और इससे भी आएगा 2K। अब ध्यान दो, ये है मास M,
ये है मास m, दोनों को रिलीज कर रहा हूं, दोनों बीच में आ रहे, इस पे जो स्प्रिंग लग रहा है लेंथ हाफ होने की वजह से सेंटर ऑफ मास तक वो लगेगा 2k, और इस पे जो स्प्रिंग लग रहा है वो भी 2k। तो आपका टाइम पीरियड जो आएगा इसको बिना डिस्प्लेस करे वो कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k। डिफरेंस देखो, टाइम पीरियड में डिफरेंस आया, इसका टाइम पीरियड कितना था m बाय k, और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 1 बाय रूट 2 टाइम हो गया उसका। अगर आप इसको t डैश कहते हैं तो t डैश कितना है 2 पाई ऊपर सब कुछ सेम है, बस एक यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 और है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इसमें एक्सटेंशन की तो कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में इन दोनों की एक्सटेंशन पे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड पे फर्क साफ दिखाई देता है। आगे चलते हैं। द पिस्टन इन द सिलेंड्रिकल हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या है, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड, और स्ट्रोक कितना है 1 मीटर। तो यहां से आपका एम्पलीट्यूड मिल गया, बाकी उस पूरी लाइन में और कुछ गिवन नहीं था मेरा। इफ द पिस्टन मूव विद SHM with an angular frequency 200 रेडियन पर मिनट, तो पहले तो आप इसको 200 बाय 60 में कन्वर्ट करो, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां आपकी रेडियन पर मिनट दी है, ये ओमेगा है। देखो मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं, रेडियन पर सेकेंड। देखो फिर से एक बार नोट में समझ लो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या पर सेकेंड। तो इसमें आप एक और लिख सकते हो रेवोल्यूशन पर सेकेंड, चक्कर काट रहा है पर सेकेंड। लेकिन ओमेगा की बात करूं तो वो होता है एंगल पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये रेडियन पर सेकेंड दे रखा है आपको, कहां गया ये, तो ये ओमेगा है। व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्पीड, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमम स्पीड कितना होता है ए ओमेगा, ए है ओमेगा है, क्वेश्चन समाप्त। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखते हैं। The acceleration due to gravity on surface of moon is that। अब सरफेस मून पे, मून की सरफेस पे जो जी है वो 1.7 है, और हमारा जो अर्थ की सरफेस पे जी है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो what is the time period of simple pendulum, what is the time period of simple pendulum on the surface of moon। अब पहले यहां ध्यान दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। जी दे रखा है हमें, हाँ, लेंथ दी है नहीं, तो लेंथ निकालो पहले। अब वो कहता है सरफेस ऑफ अर्थ पे दे रखा है, तो आप कहो मून पे निकालना है, अर्थ का टाइम पीरियड आपने दे रखा है, डिवाइड कर दो। लेंथ चेंज नहीं की मैंने, सिर्फ प्लेनेट चेंज किया है, जब यूं बोलो जी चेंज किए। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई गया, L से L गया, बचा क्या, बचा T मून डिवाइडेड बाय T अर्थ इज इक्वल्स टू अंडर रूट GE बाय GM, ठीक है। तो T मून निकालना था, वो आ गया GE 1.7 डिवाइड बाय 9.8 अंडर रूट में, और टाइम पीरियड अर्थ आ गया, टाइम पीरियड मून का, ठीक है। उल्टा लिख दिया, देखो यहां 9.8 ऊपर आ रहा है। अब खत्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है यहाँ पे।
द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इन SHM डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट K, ठीक है, एंड द मास m, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो ये है 2π√m/k, ठीक है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें जो एग्जीक्यूट करता है SHM अप्रोक्सीमेटली, व्हाई देन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मास? तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस मास पे डिपेंड क्यों नहीं करता? तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं, सिंपल पेंडुलम का केस लेके चलते हैं। ये है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जब ये यहां होता है तो इसका वेट नीचे, ये एंगल थीटा, यहां आता है mg का cos थीटा और यहां आता है mg का sin थीटा, जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो है आपका mg sin थीटा, इस बात पे ध्यान दो। और एक और फोर्स है हमारी kx, ठीक है। एक मिनट रुको। अब अगर मैं कहूं फॉर स्मॉल एंगल के लिए यहां पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा थीटा के, ठीक है। तो आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू mg थीटा। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया कितना स्मॉल एंगल? साइन 90 या 20 तक अगर आप वैल्यू लोगे तो साइन थीटा की इक्वल आता है। आप थीटा की वैल्यू रेडियन में निकालो तो साइन 20 की जो वैल्यू आएगी वही थीटा 20 रेडियन की वैल्यू आएगी, रेडियन में वैल्यू आएगी। अब वो कहता है साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, यहां पर ये वैल्यू आ गई, हाँ जी आ गई। अच्छा पहले बता रहा हूं बड़े एंगल के लिए इक्वल नहीं होगा, बड़े एंगल के लिए ये फॉर्मूला गलत होने लगता है। अब यहां से मुझे फोर्स का एक फॉर्मूला दिख रहा है mg थीटा और एक फोर्स का फॉर्मूला है kx या k थीटा। देखो kx होता है लीनियर के लिए, जब हमने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ी स्प्रिंग की, ठीक है, तो वहां पर kx था। अगर एंगुलर होगा तो उस x को कौन रिप्लेस कर देगा? थीटा। और अगर आप नहीं करना चाहते क्योंकि फिर उसके साथ टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको यहां पे फोर्स पे, तो आप इस थीटा को खोल दो, थीटा को इस फॉर्म में खोलो, ये है रेडियस और ये है आर्क। आर्क को देखते हैं, यहां पे जो आपकी आर्क है ये है x और जो सामने यहां पे रेडियस आ रहा है ये है l, और हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उसमें खोल दो इसको। ये लो mg थीटा को क्या लिख लिया हमने? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या है हमारा? F इक्वल्स टू kx। तो यहां से k की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, F इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू mg बाय l। इसको पकड़ के रखो जरा और इसको पुट कर दो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√m/k, जहां से हमें दिख रहा था ये मास पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूं 2π√m और इसकी वैल्यू कितनी है? mg/l, mg/l, तो m से m कट जाता है और आपको टाइम पीरियड कितना मिलता है? 2π√l/g। इसको पकड़ के रखो, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दिख गया? मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो हमने बात कर ली टाइम पीरियड की, अभी टाइम दूंगा पूरा क्वेश्चन रीड करना। दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल। आ गया वो स्मॉल एंगल वाली बात। स्मॉल एंगल ऑसिलेशन फॉर लार्ज एंगल ऑफ ऑसिलेशन a more involved analysis show that the time is greater than this value 2π√m/k,
L बाय जी, तो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्यों? तो वो कह रहा है कि आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ है। तो हम भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिया था mg sin थीटा, और उसको यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पर वैल्यू जब लगाई तो हमने इस वैल्यू को कंपेयर किया और यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। तो अब वो कहता है भैया आप अगर देखोगे तो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, ये पार्ट था, अब बी पार्ट की बात कर रहा हूं। टाइम पीरियड का रिलेशन है 2 पाई अंडर रूट m बाय k, और उस k की जगह वैल्यू हमने पुट करी थी mg बाय l, mg बाय l। लेकिन अगर मैं mg बाय l की जगह mg साइन थीटा वाली वैल्यू पुट करता, यहां पे साइन थीटा कुछ वैल्यू रखता, तो आप एक बात समझ लो, फॉर स्मॉल एंगल की बात है, फॉर लार्जर एंगल, फॉर लार्जर एंगल, अगर बड़े एंगल की बात करूं तो साइन थीटा छोटा पड़ने लगता है थीटा से। अब एक काम करो, आप ना 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू देखो, मैं बड़ा एंगल एक अच्छा खासा बड़ा एंगल ले रहा हूं, तो वो आती है 1, और आसान भी आपको पता होता है साइन 90 क्या होता है। और अगर मैं 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो वो आता है 90 मल्टीप्लाई में 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ आपकी वैल्यू आती है 1.56 समथिंग, ठीक है। तो वो कह रहा है ये 1 है, ये वैल्यू बड़ी है, तो वही तो हम कह रहे हैं। तो अगर एंगल बड़ा होगा, 20 से बड़ा होने लगेगा तो फर्क आने लगेगा, ठीक है। 30, 40, 45, 50, 60 और 90 पे तो साफ दिखाई दे रहा है, 1.5 गुना हो गया। तो वो कहता है यहां पर टाइम पीरियड पे फर्क आने लगेगा। हाँ, क्या टाइम पीरियड पे फर्क आएगा? नीचे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, साइन थीटा क्या हो गया? छोटा। साइन थीटा क्या हो गया? छोटा। तो नीचे की वैल्यू छोटी हो जाएगी, टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा। फॉर लार्जर एंगल अगर मैं लार्जर एंगल की बात करूं तो k की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले बोलोगे साइन थीटा लगेगा, थीटा रिप्लेस करेगा साइन थीटा को, थीटा विल रिप्लेस बाय साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू छोटी है जिससे k की वैल्यू छोटी हो जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है यहां पर। अब वापस आके एक बार क्वेश्चन रीड करो। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशन, फॉर लार्जर एंगल ऑफ ऑसिलेशन a more involved analysis show that the time period is greater। टाइम पीरियड क्या हो गया है? बड़ा हो गया। टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि k डिक्रीज हो गया। k क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि थीटा की जगह मैं साइन थीटा ले रहा हूं और साइन थीटा की वैल्यू छोटी है। ये लगेगा यहां पर। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? बी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं। A man with wrist watch, ठीक है, on his hand fall from the top of tower. Does the watch give correct time ड्यूरिंग द फ्री फॉल? जब वो गिर रहा होगा तो उसकी घड़ी क्या उसको करेक्ट टाइम दिखाएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगना है वो लगना है, जो आपकी घड़ी आपने पहन रखी है वो स्प्रिंग फोर्स पे काम कर रही है जो जी से इंडिपेंडेंट है। ये कोई पेंडुलम नहीं गिर रहा, ठीक है। आप जो हाथ में घड़ी पहनते हो वो पेंडुलम के उस पे काम नहीं करती कि आप कहोगे भैया जब गिर रहे थे तो फ्री फॉल आ गया, फ्री फॉल आ गया तो जी खत्म हो गया। हाँ, और अगर जी खत्म हो गया तो हमारे टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का अभी ये फॉर्मूला बताया था, ये वाला जी वाला नहीं। हम जो घड़ी पहनते हैं, जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, वो किस पे काम करती है? स्प्रिंग बैलेंस पे, ठीक है। जिसमें हम स्प्रिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से हमारे जी से इंडिपेंडेंट रहेगी वो। तो जब वो फ्री फॉल गिर रहा होगा उसके जी में चेंज आएगा तो कोई फर्क नहीं आएगा उसके टाइम में। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? अब पहले तो ये समझो, ये फ्रीक्वेंसी ये टाइम पीरियड के साथ ये फॉर्मूला रखती है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये लो,
अब ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, माउंटेड इन अ कैबिन दैट इज फ्री फॉलिंग। अब देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अब सिंपल पेंडुलम है, हाँ जी है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, ये वाला, L बाय जी, तो यहां हो जाएगा G बाय एल। अब G क्या है, फ्री फॉल में G 0 है, तो आप बोलो फ्री फॉल में G तो 0 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये चारों क्वेश्चन एक बार आप रीड करो, पहले क्वेश्चन रीड करो फिर आंसर। मैं इतनी वीडियो थोड़ी देर के लिए आपकी पॉज कर रहा हूं। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14.17 में क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, गिवन क्या है हमारे पास, लेंथ L एंड हैविंग अ बॉब ऑफ मास M इज सस्पेंडेड इन अ कार। ठीक है, द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, अब यहां दो चीजें होंगी बेटा, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस R है, इस सर्कुलर ट्रैक पे ये है आपकी कार, कार थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, ये है आपकी कार। ठीक है, अब कार में एक पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम है, अब वो पेंडुलम इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करके थोड़ा सा बाहर जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या क्या चीजें लग रही है, और वो इस तरीके से वो पेंडुलम, उसका भी एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये पेंडुलम है, ये देखो ये पेंडुलम है। अब जैसे ही कार ट्रैक पे गई तो वो पेंडुलम बाहर की तरफ गया और वो ऐसे घूमने लग गया। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हो वो ऐसे ऑसिलेट करे, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे से जो पूछा गया है वो ये है कि अब वो इस तरीके से घूम रहा है, सर्कुलर घूमे या फिर ऐसे घूमे, टू एंड फ्रो घूमे, वो हम देख लेंगे। एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है, हाँ वो टू एंड फ्रो घूम रहा है क्योंकि वहां पर उसने वो ये बात ऐसे चमकी करेगा। सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस R का, ये रहा, यूनिफॉर्म स्पीड V है। ठीक है, इफ द पेंडुलम मेक्स स्मॉल ऑसिलेशन, अब मेरी बात सुनो, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और वो क्या है आपका v² अपॉन में R। इसको पकड़ के रखो, इसी वक्त इस पे नीचे भी फोर्स लग रही है G। ठीक है, mg लगता है वेट, और उसकी वजह से जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है वो है G। ये दो चीजें तो आ गई आपके पास, तो यहां से एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, उस इफेक्टिव एक्सेलरेशन को मैं G से ही दिखा दूंगा, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो ये है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। अब इसको मैं G इफेक्टिव कह दूंगा, और G इफेक्टिव क्या है, अब मेरी बात सुनना, इस केस को अगर मैं यहां दिखाऊं तो यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है G, इधर लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये है आपका इफेक्टिव G। अब आप बताओ कि इस वक्त एंगल कितना है इनके बीच में, 90। तो यहां पर इफेक्टिव G का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ G² प्लस AC², यानी कि अंडर रूट ऑफ G² प्लस V² बाय R का होल स्क्वायर। उसको उठा के आप रख दो यहां पे, तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L, L क्वेश्चन में गिवन है, अंडर रूट ऑफ G² प्लस V² बाय, जरा ध्यान दो, ये बेटा ये यहां पर वीडियो पॉज हो गई थी तुम्हारी, तो बस ये कुछ नहीं करा, एक वैल्यू पुट करिए, G² V² बाय R का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका टाइम पीरियड जो आया है वो है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ये था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। A cylindrical piece of cork of density of base area A, ठीक है, and height h floating in a liquid of density rho 1। अच्छा, यहां पे डेंसिटी हम ले लेते हैं रो और उसको ले लिया रो 1। ठीक है, देखो ये एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है जो लिक्विड में, ये लो, ये है आपका लिक्विड। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या चीजें ले रहे हैं हम, इस कॉर्क की हाइट कितनी है, टोटल हाइट h, और जो डिप्ड है हाइट वो कितनी है h1। ठीक, एक बात, ये हाइट है उसकी अभी डूबी हुई। अच्छा, अब वो कहता है यहां पे जो t आएगा ना वो है 2 पाई अंडर रूट h रो रो 1। इसकी लिक्विड की डेंसिटी है रो 1, कॉर्क की डेंसिटी है रो। ठीक है, h रो बाय रो 1 जी, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। टाइम पीरियड निकालना है हमारे को। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए k चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाता हूं, ये नीचे जाता है। ठीक है, ये इतना x डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, सबसे पहले तो यहां पे ये नीचे गया है, इसी से रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करके ये ब्लॉक ऊपर आएगा। ठीक है, कितना नीचे गया, x नीचे गया, तो वापस ऊपर कितना आएगा, x ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो आपका कॉलम है ना, वो इस तरीके से यहां पर x नीचे और x ऊपर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो क्या ये SHM करेगा, ये शो करो, और करेगा तो उसका टाइम पीरियड इतना होगा, ये शो करो। ठीक है, तो हमने कहा भैया यहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, mg। अब m किसका, वो हिस्सा जो ये डूबा हुआ है, जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा कर रहा है। तो ये हिस्सा है कितना, अब हमारे पास मास का एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, ये किसकी डेंसिटी है, कॉर्क की डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करने वाली लेंथ, ए एक्स रो। इसको पकड़ के रखो और यहां पुट कर दो, तो यहां से रीस्टोरिंग फोर्स जो आई आपकी वाई ए एक्स रो जी। ठीक है, ए एक्स रो जी आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर, मैं जानता हूं रीस्टोरिंग फोर्स का एक और फॉर्मूला है के एक्स, और अगर उसको रखूं तो यहां से के की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को इक्वेट करने से मेरे पास के की वैल्यू आती है ए रो जी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो डेंसिटी किसकी, कॉर्क की, और जी हम जानते क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पूरे ब्लॉक का मास कितना है, मास ऑफ सिलेंड्रिकल कॉर्क वो हमने m मान लिया, और m कितना है, वो जितना डिस्प्लेस कर रहा है। यहां हाइट हमने इसलिए रखी है। ठीक है, ये आ रहा है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां कहीं लिखा है इसने h डिस्प्लेस किया है। A cylindrical piece of cork of density this, base area this, and height h floats in liquid। h आपकी हाइट है यहां पर जो फ्लोट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर आप इसका वॉल्यूम क्या लोगे, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। अब हम एक बात जानते हैं बेटा कि, थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
मास जो लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है वो इक्वल है इस मास के, मास ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू मास डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड, और वो मास डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, हाइट है सिर्फ h1 और डेंसिटी है ρ1। अब इसको पकड़ के रखो, ठीक है, ये है आपका वो मास जो डिस्प्लेस किया है लिक्विड का सिलेंडर ने, ठीक है। और यहां पर साफ सी बात है, सिलेंडर हल्का है, यानी कि रो अगर हल्का नहीं होता तो वो डूब जाता, अगर सिलेंडर की डेंसिटी ज्यादा हो तो वो डूब जाएगा, सिलेंडर की डेंसिटी इक्वल हो पानी की डेंसिटी से तो वो सबमर्ज रहेगा, इमर्ज्ड रहेगा, ठीक है। और अगर हल्का है तो वो फ्लोट करेगा, यहां फ्लोट कर रहा है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कहता है, ठीक है, यहां तो ये सारी चीज आ गई, के की वैल्यू आ गई, मास की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, बड़ा M। अब m की वैल्यू क्या है, देखो भैया m की वैल्यू a h रो भी है और a h1 रो 1 भी है, ठीक है। मुझे h की वैल्यू से दिक्कत है, देखो a h रो बाय a रो जी, ये तो कट गया, रो नहीं काटना है ना, जरा ध्यान दो इस पे, ये तो कट गया, ठीक है। देखो यहां पे जो इसने डिस्प्लेस किया था ना, ये लिक्विड डिस्प्लेस किया था, तो ये जो मास है छोटा m, वो वॉल्यूम इनटू ये डेंसिटी इसकी आनी चाहिए लिक्विड की, ρ1 की। अब देखना जरा, अब क्या वैल्यू आती है आपकी, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट h ρ1 g। जरा ध्यान दो इस पे, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। अब एक तरीका और है भाई, एक तो यहां पर हमने इस तरीके से देख लिया रीस्टोरिंग फोर्स के तरीके से, अगर वो फोर्स के फॉर्मूले को मानता है, देखो अगर कभी भी यहां से आप बोल सकते हो इस इक्वेशन के बाद से F is directly proportional to X, that is it is performing SHM। कौन, वो कॉर्क जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक बात तो ये हुई। अब आपने कहा भैया हमें SHM इससे नहीं दिखाना, हम इसको एक्सलरेशन से दिखाना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से आप एक्सलरेशन निकाल लो, ठीक है। तो फोर्स तक तो हम वहीं जाएंगे, फोर्स तक तो वहीं जाएंगे और फिर उसको एक्सलरेशन से कंपेयर कर लेंगे, समझ रहे हो। देखो यहां तक तो आओ आप, ये देखो F रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू AX ρ1 जी, AX ρ1 जी आ गया, ठीक है। लेकिन यहां से हमारे पास एक्सलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यानी कि AX ρ1 g बाय m। अब आप यहां से कह सकते हो कि जो एक्सलरेशन है यहां से भी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेगेटिव जो आपका साइन होता है वो रीस्टोरिंग के लिए होता है, इसलिए वो नेगेटिव x आ जाता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब यहां से हम जानते हैं जो एक्सलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर x। अब यहां से आप पकड़ सकते हो इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो यहां से वैल्यू आती है a ρ1 g बाय m। अब ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर की। अब ओमेगा स्क्वायर का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है वो वैल्यू रख लो, 2 पाई बाय टी अंडर रूट a ρ1 g बाय m। अब m की वैल्यू जो जैसे वहां पे रखी थी वो यहाँ पे पुट करो, आपका टाइम पीरियड यहां से भी आ जाए। अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके देख लो। एक कॉर्क है, उस कॉर्क की डेंसिटी रो है,
और उस कॉर्क को जब मैंने थोड़ा सा प्रेस किया तो उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसने रीस्टोरिंग फोर्स लगाई लिक्विड ने, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बना वो छोटा m a x रो वन। अभी हमने गलती क्या की थी, वो रो वन की जगह रो लिख दिया था, इसलिए वो यहां पर कटने लग गया था। आगे अब वो कहता है जब ये नीचे गया तो उसने रीस्टोरिंग के लिए धक्का मारा। ये क्या है, ये लिक्विड की डेंसिटी, ये किसकी डेंसिटी है, ये कॉर्क की डेंसिटी। कॉर्क जो है वो थोड़ा सा प्रेस किया हमने ऊपर से फोर्स लगा के, अप्लाइड फोर्स लगा के, और उसने रीस्टोरिंग फोर्स लगा के उसे वापस भेजा, उसकी वजह से वो ऑसिलेट करने लग गया। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या बना यहाँ पर x। ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है जहां पर वो पहले रुका हुआ था, नीचे गया x ऊपर गया x, अब वो ऑसिलेट कर रहा है। अब वो जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है इन चीजों पे, एक हाइट पे, ठीक है, डेंसिटी पे, रो पे और रो वन पे, ठीक है, और ये है आपके उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन रीड करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर देखो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वन एंड ऑफ U ट्यूब containing mercury is connected to a suction pump। ठीक है, जरा ध्यान दो, ये आपकी YouTube है, इसकी इसके एक एंड पे तो आपने सक्शन पंप लगा दिया, तो सक्शन पंप ने क्या किया, उस लिक्विड को थोड़ा सा सक कर लिया। पहले वो लिक्विड यहां तक भरा हुआ था, लेवल्ड था, ठीक है, इसकी खुद की लेंथ कितनी थी L, इस लिक्विड की लेंथ, ठीक। अच्छा, और क्या चीजें चाहिए, अब जब इसको आपने उठाया सक्शन पंप की मदद से तो वो यहां तक चला गया, कितना डिस्प्लेस किया y, और फिर उसको छोड़ा तो ये वाला ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, कितना y और, ठीक। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है आपको, 2y। तो ये 2y नीचे जाता है, ये 2y ऊपर जाता है, ये 2y नीचे आता है, ये 2y ऊपर जाता है, ये यूट्यूब में आपका ऑसिलेशन हो रहा है। तो लिक्विड का कितना कॉलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, 2y, ठीक है। अच्छा, a small pressure difference is maintained between the two columns, so ठीक है, show that when the suction pump is removed the column of mercury in U-tube execute simple harmonic motion। simple harmonic motion execute कराने के लिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है, या फिर उसको वही जो बताया था मैंने आपको, फोर्स को x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दो या y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने कहा यहां पे सबसे पहले हमने मास लिया, मास ऑफ लिक्विड क्या है, मान लो m, और वो कितना है, अब इसको हम ले लेते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हमारी डेंसिटी है लिक्विड की। अब वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, टोटल लेंथ ले रखी है हमने L इनटू डेंसिटी, ये मास पकड़ के रखो, ठीक। अब रीस्टोरिंग फोर्स किसने पैदा की है, इस लिक्विड कॉलम ने, तो रीस्टोरिंग फोर्स किससे पैदा हो रही है, मास जो इसका है मल्टीप्लाई में g, मास कितना इसका, एरिया इनटू लेंथ है 2y, समझो इस बात को, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूं और इससे कंपेयर करूं रीस्टोरिंग फोर्स से, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं भैया रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव लो, नेगेटिव ले लो, वहां नेगेटिव लिया तो यहाँ पे भी नेगेटिव लोगे, कंपेयर हो जाएगा तो नेगेटिव साइन कट जाएगा। के की वैल्यू क्या आई, यहां से आपकी के की वैल्यू आई 2Ag, ये के की वैल्यू आ गई, और हमें क्या निकालना है, अच्छा एक तो पहले क्या ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, हाँ, यहां से बता दो आप, as F is directly proportional to Y, that is liquid in U tube execute SHM, खत्म कहानी। फिर यहां पर आए तो यहां से हमें K की वैल्यू मिली, यहां से हमें मास की वैल्यू मिली,
और हमें क्या पता चला, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m a l रो डिवाइडेड बाय k 2 a g। 2 पाई अंडर रूट l रो 2 g। ठीक है, लिक्विड कॉलम 2 थे इसलिए 2 आया। इसको यहां तक देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी एडिशनल एक्सरसाइज, वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने ऑसिलेशन के एग्जांपल्स देख लिए सारे। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेज रखे हैं असाइनमेंट में, उनको करो और इनको ट्राई करो। टेस्ट है आपका नेक्स्ट क्लास में।